अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने उर्दू निसाब से ड्रामे पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है, ड्रामे के मफ़हूम को समझा, मुसन्निफ़ नैयर मसूद के जान पहचान भी की, किरदारों के बारे में मुख्तसर शनासाई भी हुई है। तो चलिए आज हम क़िस्सा सोते जागते का, जो कि हमारे निसाब में इजाफ़ी मुताले के तौर पर ड्रामे की शक्ल में दिया गया है, हम आज इंशाल्लाह इस ड्रामे को समझेंगे। सफ़ा नंबर 105 पर किरदार दिए गए हैं, उसी के साथ ड्रामा अगले सफ़े से शुरू होता है। आप अपनी निसाबी किताबों का इस्तेमाल कीजिएगा। सफ़ा नंबर 105, क़िस्सा सोते जागते का। एक दफ़ा हम फिर किरदारों को समझ जाएं, एक मरतबा पढ़ लेते हैं आपके सामने। हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा गुज़रे हैं। इसके बाद अबुल हसन जो कि बगदाद का एक नौजवान है, जाफ़र हारून रशीद का वज़ीर है, मसरूर एक सरदार है, काफूर हबशी ग़ुलाम। अबुल हसन की माँ है, 3 पड़ोसी और दारोगा, दूसरे दरबारी, अमीर, अफसर, कनीज़े और ग़ुलाम वग़ैरह इसमें इस ड्रामे के किरदार में शामिल है। आइए सफ़ा नंबर 106 पर आते हैं। 106 का पहला मंज़र हमने देखना है। 106 पर आ जाइए। पहले मंज़र में जो बताया गया है, फर्स्ट सीन जो है इसका, वो है बगदाद का पुल। पहला मंज़र बगदाद का पुल है। अबुल हसन दजला के पुल पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है। खलीफा हारून रशीद ग़ुलाम के साथ सौदागर के भेस में आते हैं। पिछले ज़माने में खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, ख़ास तौर पर खुलफा के ज़माने में, यहाँ ये तर्स रहा है अपने अवाम के बारे में, उनके हाल व अहवाल के बारे में जानने के लिए खलीफा लोग क्या करते थे, भेस बदल कर अपने रयाया में, रुयत में गश्त किया करते थे ताकि कैफियत से वो वाकिफ़ हो सके। यहाँ पर भी खलीफा हारून रशीद बताया जाता है कि वो सौदागर के भेस में यहाँ अपने ग़ुलाम के साथ दजला के पुल के करीब से गुज़रने लगे हैं। अबुल हसन के बारे में हमने देखा, ये एक क्या किरदार है इनका, बगदाद का एक नौजवान है, एक आम सा बंदा है अबुल हसन नाम का। खलीफा से देखिए यहाँ पर वो दजला के पुल पर बैठा हुआ है। जैसे खलीफा आते हैं, वो खलीफा से कहता है, भले आदमी, तुम्हारा लिबास बताता है कि तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो। लिबास से शख्सियत की पहचान होती है। जिस तरह का लिबास होगा उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मयार क्या है, इसका किरदार क्या है। तो वो जो खलीफा आए थे, उन्होंने यहाँ पर सौदागरों का भेस पहना हुआ था, लिबास पहना हुआ था, तो देखते ही अंदाज़ा हुआ कि ये आम इंसान नहीं है बल्कि सौदागर हैं। खलीफा, मियाँ तुमने खूब पहचाना, मैं मौसूल का सौदागर हूँ। देखिए बात ही बात में यहाँ पर एक दूसरे से शनासाई होने लगी है। अबुल हसन फिर कहते हैं, बस तो भाई मौसूल के सौदागर, क्या आज रात मेरे गरीब खाने पर चलने की जहमत करोगे? वहाँ हम दोनों उम्दा खाना खाएंगे। अब ये जो अबुल हसन है, उसने मौसूल के उस सौदागर को, क्योंकि खलीफा ने अपने आप को मौसूल के सौदागर बताया है, तो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर, मेरे गरीब खाने पर चलने की जहमत करोगे? हम दोनों वहाँ बैठ कर के उम्दा खाना खाएंगे, अच्छा और लजीज मज़ेदार खाना वहाँ पर हम खाते हैं। खलीफा कहते हैं, बड़े शौक़ से चलूँगा, भला इतनी मोहब्बत से दी हुई दावत कौन ठुकरा सकता है? अबुल हसन उठ खड़ा होता है, आओ चलो। फिर रुक कर, मगर एक शर्त है, और वो ये कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक ही रहेगी। यहाँ पर खलीफा के साथ वो चलता है और कहता है कि हमारी दोस्ती सिर्फ एक ही दिन की होगी, आज ही के दिन की होगी, उसके बाद हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। खलीफा, भाई आखिर मामला क्या है? अबुल हसन, मामला मैं समझाए देता हूँ। पुल पर बैठ जाता है, खलीफा और ग़ुलाम भी बैठ जाते हैं। यहाँ पर दोस्ती तो कर रहा है लेकिन शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि सिर्फ हम एक ही दिन के दोस्त बनेंगे, उसके बाद न तुम मुझे जानोगे न मैं तुम्हें जानूँगा। जैसे ही ये बात कहता है तो खलीफा उससे पूछता है कि मामला क्या है, और अबुल हसन पुल पर बैठकर उसे समझाने लगता है। खलीफा कहता है, हाँ अब सुनाओ। अबुल हसन, मेरा नाम अबुल हसन है, मैं एक अमीर सौदागर का बेटा हूँ।
बाप के मरने के बाद सारी दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दिल खोल कर खर्च किया। रुपया आखिर कब तक चलता? खलीफा, बेशक अगर क़ारून का ख़जाना भी इस तरह लुटाया जाए तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। अबुल हसन, इसी तरह मेरी भी दौलत ख़त्म हो गई। अब गरीबी जो आई तो दोस्तों ने एक एक करके खिसकना शुरू कर दिया। एक मर्तबा मैंने अपने इन दोस्तों से कुछ रुपया क़र्ज़ मांगा, मगर उन्होंने टक्का सा जवाब दे दिया। देखिए, यहाँ पर अबुल हसन के जो वालिद थे वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर रईस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो था, लेकिन मेरा पैसा कब तक आखिर काम आता? वो पैसा क्या हो गया, एक दिन ख़त्म होने लगा, क्योंकि वालिद के जाने के बाद इनका जो शाही मिजाज था उस हिसाब से उन्होंने पैसा बेदरीग खर्च करना शुरू किया था। तो खलीफा भी बीच में लुक़मा देते हैं कि बेशक अगर क़ारून का ख़जाना भी हो तो वो यूं ही ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता। तो इस तरह आखिर पैसा कब तक रहता? गरीबी जब आई तो उन्होंने दोस्तों से मदद चाही। दोस्तों से जब क़र्ज़ मांगा तो दोस्त भी टक्का सा जवाब देकर निकलने लगे, क्योंकि दोस्तों को यूँ लगने लगा कि ये तो अब कंगाल हो चुका है, लुटपुंजिया हो चुका है, तो इसके पास कहाँ से पैसा आएगा वापस करने के लिए। खलीफा, मतलब कि दोस्त इसके सिवा और क्या दे सकते हैं? मतलब वक्त पड़ने पर वो काम नहीं आते हैं। मतलब परस्त जो होते हैं, मतलबी जो होते हैं, वो अपने वक्त पर काम नहीं आते बल्कि आपसे फ़ायदा उठाकर निकल पड़ते हैं। अबुल हसन कहता है, फिर मैंने कुछ जायदाद बेचकर रुपया इकट्ठा किया और इससे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। अब जो पैसे मिलते हैं उन्हें मज़े मज़े खर्च करता हूँ। मैं रोज़ किसी अजनबी को घर ले जाता हूँ, इसके साथ खाना खाता हूँ और सवेरे तड़के उसे रुखसत कर देता हूँ। ये इसलिए कि दोस्तों की वजह से मिल बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। बस ये मेरी कहानी। यहाँ पर अबुल हसन ने अपनी दास्तान सुनाई और ये कहा कि जब मैं बहुत ज़्यादा कंगाल हो गया, गुर्बत ने मेरे ऊपर घर कर लिया, तब मैंने क्या किया, अपने वालिद ही की जायदाद में से कुछ हिस्सा फ़रोख्त करके उनसे हासिल होने वाली आमदनी या पैसे से कारोबार शुरू किया। छोटा मोटा ही सही, लेकिन अब मेहनत करता हूँ और कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो कुछ भी पैसा मेरे हाथ आता है तो उस पैसे को मैं बड़े मज़े से खर्च करता हूँ। रोज़ाना इस पुल पर आकर बैठता हूँ, जो कोई बंदा मुझको मिलता है हर रोज़ एक नए अजनबी को घर ले जाता हूँ, उसके साथ बैठकर उम्दा खाना खाता हूँ। उसकी वजह उसने ये बताया कि वो दोस्तों के साथ रोज़ाना मिल बैठकर खाने का आदी बन चुका था, अब अकेले उससे खाया नहीं जाता। खलीफा, दोस्त तुम तो बड़े मज़े के आदमी हो, चलो मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है। अबुल हसन, आओ चलें। इस तरह ये दोनों निकल जाते हैं। अबुल हसन अपने घर चला जाता है, अपने साथ खलीफा को लेकर निकल जाता है। चलिए हम सफ़ा नंबर 107 पर पहुंच रहे हैं। अगला मंज़र है हमारा मंज़र नंबर 2, मकाम है अबुल हसन का मकान। दूसरा सीन हमने देखना है अभी। देखिए इधर अबुल हसन और खलीफा खाना खा चुके हैं और शरबत पी रहे हैं। तश्तरियों में मेवे रखे हैं। दूसरे सीन की इब्तिदा हुई है। दूसरे सीन के मुताबिक बताया गया, चूँकि यहाँ पर अबुल हसन और खलीफा दोनों अबुल हसन के घर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर खाना खाने के बाद शरबत पिया जा रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का मामला होता है या रिवाज होता है। तो इसी तरह फिर तश्तरियों में कुछ मेवे रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उस तरह के कुछ मेवे प्लेटों में रखे हुए हैं, तश्तरियों में रखे हुए हैं, वो खाए जा रहे हैं। खलीफा कहता है, वल्लाह अबुल हसन, मैंने दुनिया जहाँ के खाने खाए मगर ये मज़ा कहीं ना पाया जो तुम्हारे यहाँ मिला। जी चाहता है रोज़ हम तुम मिलकर इसी तरह खाया पिया करें। खलीफा को यहाँ पर अबुल हसन की दावत दिल को भा गई। उसकी दावत उसे बहुत पसंद आई। उसके साथ साथ उसके घर के उम्दा और लजीज़ खाने भी उसको बहुत अच्छे लगे। लिहाजा वो अपने मेज़बान की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैंने दुनिया जहाँ के खाने खाए। ये क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने बताया था कि वो मौसूल का सौदागर है, और सौदागर बिजनेसमैन जो होता है, तिजारत करने वाला ताजिर जो होता है, वो एक मकाम से दूसरे मकाम इस तरह कई जगह जाता है और इस तरह उसे कई जगह के खाने खाने का भी इत्तेफाक होता है। तो कहता है कि मैंने बहुत सारे खाने खाए, लेकिन जो मज़ा तुम्हारे खानों में था वो मज़ा मुझे कहीं नहीं मिला। जी तो चाहता है कि रोज़ाना इस तरह की दावत हुआ करे और हम मिलकर इसी तरह खाया पिया करे। अबुल हसन, दिल तो मेरा भी यही चाहता है।
खलीफा, ठीक है, अच्छा तुम आराम करो, मैं अब सोता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान के शुक्रिया में कुछ मैं भी तुम्हारी खिदमत करूं। देखिए, अब खलीफा ने उससे कहा कि अब तुम आराम करो, लेकिन मेरा ये इरादा है या मैं चाहता हूं कि तुमने मुझे इतना लजीज उम्दा खाना खिलाया, मुझे दोस्ती की इज़्ज़त दी, तो मैं चाहता हूं कि बदले में मैं भी तुम्हारी कोई खिदमत करूं। तो अबुल हसन कहता है, तुम्हारा यही एहसान क्या कम है कि तुमने मेरी दावत कबूल की, क्योंकि किसी की दावत कबूल करना भी बहुत खुशबख्ती की बात होती है। तो यहाँ पर उसने कहा कि तुम्हारा ये एहसान मेरे लिए बहुत बड़ा है कि तुमने मेरी दावत कबूल करके मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। कुछ सोचकर, मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मगर तुम परदेसी इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो। अब जैसे ही खलीफा ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ या तुम्हारे साथ कोई हुस्न सलूक करूँ या तुम्हारी खिदमत करूँ, तो अबुल हसन ने कहा कि तुम मेरी दावत कबूल करके ही मेरे साथ एहसान का मामला कर चुके हो और अब तुम यहाँ पर आराम करो। लेकिन फिर वो सोचकर कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ, लेकिन उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम परदेसी हो, तुम यहाँ के नहीं हो कि तुम मेरी मदद कर सको। खलीफा कहता है, बताओ बताओ, शायद मैं किसी काम आ जाऊँ या काम आ सकूँ। अबुल हसन, भाई हमारे मोहल्ले में एक अमीर शख्स है, उसके 4 यार भी हैं, यार दोस्त को कहेंगे, ये 5 मिलकर मोहल्ले भर का नाक में दम किए हुए हैं। यहाँ पर मोहसिन ने, अबुल हसन ने कहा कि मेरे मोहल्ले में 4 भाई रहते हैं, हमारे यहाँ मोहल्ले में 4 दोस्त हैं, एक अमीर शख्स के साथ मिलकर के यहाँ 5 मिलकर पूरे मोहल्ले वालों को तंग करते हैं। खलीफा सोचते हुए, मगर उनका इलाज क्या होना चाहिए। अबुल हसन, इलाज? गुस्से में फर्श पर हाथ मारकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तेज में आकर फर्श पर हाथ मारता है। बैठे हुए फर्श पर है इसलिए फर्श पर हाथ मारा। अगर खुदा एक दिन के लिए मुझे खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो तुम्हें बताऊं कि उन लोगों का इलाज क्या हो सकता है। मतलब वो अपनी दिली ख्वाहिश बताता है कि मैं उनको बताऊंगा कि खलीफा बनकर किस तरह से उनको सीधा किया जा सकता है या उनकी क्या सज़ा हो सकती है जो उन्होंने मोहल्ले वालों को नाक में दम किया रखा है या तंग किया रखा है। खलीफा, भला वो क्या। अबुल हसन, वो ये कि इस मनहूस आदमी और उसके 4 गिरगों को की पीठ पर 100 कोड़े लगवा दूं, फिर उनसे कहूं कि देखो पड़ोसियों को सताने की यही सज़ा है। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, मैं क्या चाहता हूँ कि उस बंदे को बिल्कुल पकड़ो और उस पर और उसके साथियों पर, उसकी पीठ पर, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है देखिएगा, गिरगों, यानी कि साथी, अय्याश, बदमाश और ओबाश किस्म के लोग, ऐसे लोगों को गिरगों कहते हैं। गिरगों को, बदमाशों को मैं क्या करूं, 100 कोड़े लगवा दूं और बताऊं कि पड़ोसियों को सताने की सज़ा होती क्या है। खलीफा कुछ सोचकर मुस्कुराता है, कौन जाने खुदा तुम्हें सचमुच एक दिन के लिए खलीफा बना दे। यहाँ एक दिन का सीएम बनने वाली बात चल रही है, एक दिन के लिए यहाँ खलीफा बनाने की बात होती है। कहते हैं कि क्या पता सच में कभी ये तुम्हारे नसीब खुल जाए या खुदा तुम्हें एक दिन का खलीफा ही बना दे। अबुल हसन कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और ठीक भी है, अगर खलीफा सुन ले तो वो भी मेरी खूब हंसी उड़ाए। मतलब खलीफा बनना इतना आसान काम तो है नहीं, ये बस इनकी दिली ख्वाहिश है जो मुश्किल है कि पूरी हो जाए। इसीलिए वो कहता है कि शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और हो भी सकता है ये इसलिए कि खलीफा भी मेरी बात सुनकर हंस सकते हैं। खलीफा अबुल हसन का हाथ पकड़ लेता है, क्या बात करते हो दोस्त, तुमने मेरी इतनी खातिर की, भला मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँगा। यहाँ पर अबुल हसन ने जैसे ही कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, अबुल हसन की कही हुई बात से खलीफा को एहसास हो गया कि अबुल हसन को बुरा लगने लगा है। इसीलिए उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इतना अच्छा खाना खिलाया, तो क्या भला मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ। अच्छा, आधी रात होने आई है, अब सोना चाहिए। अबुल हसन, ये थोड़ा सा शरबत बच रहा है, इसे भी ख़त्म कर दो और सवेरे यहाँ से चलते वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद करते जाना। खलीफा कहता है, ठीक है, मगर ये बचा हुआ शरबत तुम्हें मेरे हाथ से पीना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पर दोस्ती हो चुकी है, लिहाजा यहाँ खलीफा कुछ चाल चलने लगे हैं
کہتے ہیں کہ یہ بچا ہوا شربت اب میں نہیں پیوں گا بلکہ تم میرے ہاتھ سے پیو گے تاکہ ہماری یہ ملاقات یادگار بنی رہے۔ ابوالحسن کی نظر بچا کر اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتے ہیں جسے پیتے ہی ابوالحسن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ابوالحسن بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سین میں دیکھیں گے، اگلے منظر میں دیکھیں گے کیا معاملہ پیش آتا ہے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ یہ پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر ملتے ہیں اگلے منظر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔